आज की इस वीडियो में हम फॉरेस्ट रिसोर्स वन संसाधनों का अध्ययन करेंगे। वन संसाधन एक प्रमुख स्तरीय प्राकृतिक संसाधन है जो प्राकृतिक वनस्पति समूह का अभिन्न घटक है। भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ तथा घास सम्मिलित है। ये पादप समुदाय विभिन्न आकार, स्वरूप तथा ऊंचाई वाले होते हैं। किसी भौगोलिक प्रदेश में किसी समय विशेष से संबंधित समस्त जातियों के पेड़ पौधे तथा झाड़ियाँ वनस्पति या फ्लोरा कहलाती हैं। इन्हें जाति विशेष के आधार पर एक वर्ग से में सूचीबद्ध किया जा सकता है। पेड़ पौधों की जाति विशेष जैसे वृक्ष, छोटे पौधे, झाड़ियाँ, घास, सूक्ष्मकारक तथा लाइकेन आदि का विशिष्ट समूह वनस्पति वेजिटेशन कहलाता है, जो किसी भौगोलिक परिवेश में एक दूसरे के साथ सहचर्य से रहते हैं। इस प्रकार वृक्षों, झाड़ियों से आवृत बड़े भूभाग को वन कहते हैं। इस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में वृक्षों की प्रधानता होती है। पुरावनस्पति शास्त्रियों ने प्राकृतिक वनस्पति को उद्भव के आधार पर दो भागों में बांटा है। प्रथम देशज या स्थानिक, दूसरी विदेशक, जिसे बोरियल भी कुछ विद्वानों ने कहा है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास भौगोलिक परिवेश से घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित रहता है, जिसका अध्ययन पादप पारिस्थितिकी में किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति की संरचना एवं स्वरूप। वनस्पति का विकास पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक लक्षणों पर निर्भर करता है। इसमें धरातलीय उच्चावच एवं जलवायु की प्रमुख भूमिका है, जिनके आधार पर वनस्पति की संरचना स्वरूप में भिन्नता आ जाती है। वनस्पति की संरचना को पौधों के भौतिक स्वरूप, ऊंचाई एवं आकार के आधार पर विभक्त किया जाता है। संरचना एवं स्वरूप के आधार पर वनस्पति निम्न रूपों में मिलती है। आकार प्रकार में ये निम्न प्रकार से पाई जाती है। पहला है वृक्ष। वृक्ष क्या होता है? ये काष्ठयुक्त तथा दीर्घ आयु वाले पौधे होते हैं। ये लकड़ी के होते हैं, लकड़ी युक्त और लंबी आयु वाले पौधे होते हैं तथा ऊपरी भाग में शाखाओं और पत्तियां युक्त वितान टहनियाँ होती हैं। दूसरा झाड़ी। ये काष्ठयुक्त तथा दीर्घ आयु वाले पौधे होते हैं, लेकिन इनका तना भूसतह के पास से ही विभक्त हो जाता है। विभिन्न ब्रांचें पृथ्वी से पास से ही निकलना प्रारंभ हो जाती हैं तथा धरातल के पास से ही पत्तियों की सघनता बढ़ जाती है। तो झाड़ियों का आकार छोटा, आयु तो लंबी होती है, लेकिन इनकी शाखाएं पास से ही निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। इनको झाड़ीनुमा पौधे कहते हैं। तीन है महालताएं या कंठलताएं। ये किसी वृक्ष या झाड़ी के सहारे विकसित होती हैं। इनका तना काष्ठयुक्त होता है, लेकिन पतला एवं टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक मिलती है लताएं। चौथा है लताएं। ये दूसरे पौधों पर विकसित होती हैं, लेकिन अनेक बार स्वतंत्र रूप से धरातल पर भी विकसित हो जाती हैं। कई बार ये स्वतंत्र रूप से भी उग जाती हैं। ये कंठलताओं से छोटी होती हैं तथा विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक पाई जाती हैं। पांचवा है तृण, तृणमूल। ये काष्ठविहीन कोमल एवं छोटे पौधे होते हैं, जो विविध रूपी पत्तियों वाले होते हैं। ये एक वर्षीय पादप हैं, लेकिन इनमें कुछ दीर्घायु वाले भी होते हैं। 6 है घास। घास भी तृण सदृश है। अंतर केवल इतना है कि तृण की पत्तियां चौड़ी होती हैं, जबकि घास की पत्तियां पतली होती हैं तथा इनकी ऊंचाई झाड़ियों की तुलना में कम होती है। 7 है लाइकेन। भूसतह के समीप पाए जाने वाले काष्ठविहीन शैवाल एवं कवक को लाइकेन कहते हैं,
जिनकी पत्तियां नहीं होती, ये प्रदूषण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। पॉल्यूटेंट में ये इनका तुरंत असर बताते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है उसका प्रभाव को ये तुरंत। तो ये वनस्पति की संरचना थी कि हम बड़े पेड़ से लेकर एक छोटे आपके काई या लाइकेन तक के ये विभिन्न रूपों में हमारी वनस्पति हमें देखने को मिलती है। अब आता है वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो वनस्पति के स्वरूप को प्रभावित करते हैं, उनकी सघनता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है उच्चावच। उच्चावच हम जानते हैं कि महाद्वीप महासागर के बाद पर्वत पठार और मैदान ये प्रमुख उच्चावच है, भूस्वरूप है। समतल जमीन होने के कारण वहाँ पेड़ पौधे व जीवों की कमी पाई जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ जमीन, क्यों इसका कारण क्या है कि समतल ज़मीन पर खेती वगैरह की जाती है तो वहाँ पर सारे ये पेड़ पौधों को हम नष्ट कर देते हैं, जबकि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर मनुष्य की पहुँच से दूर हो, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य की एक्टिविटीज़ कम होती हैं। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर दूर होने से वहाँ जीव जंतु एवं वन अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। पथरीली जमीन पर वनस्पति की कमी होती है, क्योंकि उसमें पेड़ और बीज ठहर नहीं पाते और उनका विकास नहीं हो पाता। तो ये था उच्चावच जो वनस्पति को प्रभावित करता है। पथरीला है तो ये पेड़ पौधे कम मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ है अधिक मिलेंगे, समतल है मानव प्रभाव के कारण वहाँ वनस्पति कम पाई जाती है। दूसरा है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी भी वनों के विकास को या प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर साल भर अच्छा तापमान मिलता है, अच्छी बरसात होती है, दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के पास घने जंगल पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे पानी की कमी के साथ साथ वनों की मात्रा में भी कमी आती जाएगी। कहने का मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में वनस्पति सघन पाई जाती है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से बाहर जाएंगे उसके कारण वहाँ पर वर्षा और तापमान की प्रॉपर, यदि हम आगे चले जाएं जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम रहता है, बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ पेड़ पौधे उग ही नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में भूमध्य रेखा से दूरी भी वनस्पति को प्रभावित करती है। दूसरा है तापमान। तापमान क्योंकि पर्टिकुलर वनस्पति के लिए कितना तापमान वर्षा ये प्रॉपर उसमें चाहिए, जहाँ पर ये सुविधाएं उसको प्रॉपर मिलेंगे वहीं पर उसी प्रकार का वनस्पति का आविर्भाव या वनस्पति उगती है। भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्रों में जल और तापमान की अधिकता के कारण घने वन पाए जाते हैं तथा वृक्ष काफ़ी ऊंचे पाए जाते हैं। नीचे काफ़ी लताएं एवं पौधे पाए जाते हैं। माउंट किलिमंजारो जो 5,895 मीटर, केनिया 5,199 मीटर से अधिक ऊंचे स्थलों पर तापमान की कमी होने लगती है, जिससे वृक्षों की मात्रा में कमी आ जाती है। तो तापमान जब कम होता है तो वनस्पति कम पाई जाती है, तापमान जैसे बढ़ता है वर्षा की मात्रा बढ़ती है तो वनस्पति सघन पाई जाती है। सूर्य प्रकाश, हम जानते हैं कि वनस्पति के विकास के लिए सूर्य ताप की प्रथम आवश्यकता है। धरातल, इसके बाद में जल और इसके बाद में सूर्य ताप। तो जहाँ सूर्य ताप नहीं मिलता है या कम मिलता है वहाँ वनस्पति का विकास कम पाया जाता है या कम विकास होता है। जिस स्थान पर सूर्य किरणें सीधी एवं अधिक समय तक पहुँचती हैं उस स्थान पर पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है, वृक्षों की आयु अधिक पाई जाती है, पेड़ों में सूर्य की रोशनी पाने की होड़ लगी रहती है। उदाहरण रोजवुड के तने की ऊंचाई 300 से 400 फीट तक होती है। क्यों? वो होड़ तो एक दूसरे के ऊपर निकल, सघन वनस्पति तो ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं। अब ये भूमध्य रेखा से इस डायग्राम में कि किस प्रकार से भूमध्य रेखा एवं ऊंचाई वनस्पति को प्रभावित करती है। ये आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, अक्षांशों में वृद्धि होती जाती है, भूमध्य रेखा और बड़ी वनस्पति मिल रही है। जैसे जैसे हुए तो इसकी साइज भी छोटी होती जा रही है और आखिर जाकर ये एकदम इसकी साइज छोटी हो जाती है। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं 0 से 90, तो इसकी आकृति ये आपके कम होती जाती है, इसका विस्तार कम होता जाता है, उसकी साइज छोटी होती जाती है और इसका जो डेंसिटी है वो भी
कम होती जाती है। अगला कारक है वर्षा। जहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है वहाँ पर वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, जबकि कम वर्षा वाले जगह पर कम वृक्ष पाए जाते हैं। जल की उपलब्धता के अनुसार पादप अनुकूलन कर देते हैं। जो पादप शुष्क दशाओं में अनुकूलन करते हैं उन्हें मरोदभिद पादप कहते हैं। इसी प्रकार दलदली क्षेत्रों, कच्छ क्षेत्रों, झीलों एवं आर्द्र क्षेत्रों में अनुकूलित पादपों को आर्द्रभिद पादप कहते हैं। ऐसे पादप जो न तो ज़्यादा नमी सहन करते और न ही ज़्यादा शुष्कता, उन्हें समोद्भिद पादप कहते हैं। जलीय पादपों को जलोद्भिद कहते हैं। जो जहाँ पर उगता है, जल में होना जलोद्भिद, जहाँ समान दोनों चीज़ें बराबर हैं वो समोद्भिद, या मरुस्थलों में तो उसको मरुद्भिद। आगे आता है पवन। वायु की गति, अवधि एवं आवृत्ति वनस्पति को नियंत्रित करती है। जहाँ तीव्र एवं अधिक वायु चलती है वहाँ पर वायु काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाती है। आर्द्रता। आर्द्रता की दृष्टि से 70% आर्द्रता पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त एकोमोडेशन अच्छा माना जाता है। इससे कम और ज़्यादा होना इसके लिए हानिप्रद होती है। आगे है मृदा। मृदा मिट्टी से भी वृक्ष प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो तो बेस है उस पर, तो इसलिए अच्छी क्वालिटी के तो जल्दी विकास हो, जल्दी पेड़ बड़े हो जाते हैं। जहाँ पर उसमें संपूर्ण पोषकता की कमी होती है या मिट्टी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, वहाँ पर इनका विकास धीरे धीरे होता है। जहाँ अच्छी मृदा पाई जाती है वहाँ उतने ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी सदाबहार वन, लाल दोमट मिट्टी मानसूनी वन, पौडजोल मिट्टी में कोणधारी वन, लाल दोमट मिट्टी मरुस्थलीय वन और लाल दोमट मिट्टी में पतझड़ वन। तो ये इनके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहती है। इस प्रकार के जो वनों के लिए किस प्रकार की मिट्टी अधिक उपयोगी होती है ये इसमें आपको दिखाया गया है। आगे आता है भूमिगत जल। जिस स्थान पर भूमिगत जल की गहराई कम होती है वहाँ वनस्पति पेड़ों की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जहाँ गहराई अधिक पाई जाती है वहाँ पेड़ों की मात्रा कम पाई जाती है। कहने का मतलब जो वाटर लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, यदि बहुत गहरा है, कहने को शुष्क प्रदेश है तो वनस्पति कम है। आर्द्र प्रदेश है, वर्षा के और नमी प्रॉपर मिलती है तो वहाँ पर पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं। उदाहरण पहाड़ी इलाकों में जहाँ गंगा यमुना निकलती है और कहीं पर ये जमीन के नीचे चल जाती है तो वहाँ वृक्ष अधिक मिलते हैं। नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊंचाई, कि समुद्र तल से वनस्पति ऊंचाई का किस प्रकार से संबंध है। समुद्र तल से जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। कमी के कारण जैव विविधता में भी कमी आ जाएगी। कहने का मतलब समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पर वनस्पति में भी कमी आती जाती है। और आगे है मानवीय बसाव। मानवीय बसाव वनस्पति को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। मानवीय बसाव का वृक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने के कारण मनुष्य ने पेड़ पौधों को काटकर उसकी जगह कृषि प्रारंभ कर दी, और जब तक उस जगह को उर्वरक शक्ति रहती है तब तक वो वहाँ खेती करता रहता है, तथा उर्वरक शक्ति कम होने पर वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। कहने को शिफ्टिंग जो खेती है वनों को जलाकर, तो मनुष्य का जहाँ पर प्रभाव हो गया वहाँ पर वनस्पति पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। बसाव बढ़ने के साथ साथ में वनस्पति कम होती चली गई है। अब आता है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण। कहने का मतलब प्राकृतिक वनस्पति में हम वनों का अध्ययन करते हैं, तो इनका वनों के प्रकार और कहाँ कहाँ ये वितरण पाया जाता है, कौन से प्रकार का वन किस क्षेत्र में या किस लोकेशन में पाया जाता है, कौन सी वनस्पति उसमें उगती है, इसका अध्ययन हम इसके प्रकार एवं वितरण में करेंगे। वनों को प्राकृतिक वनस्पति से अलग कर अध्ययन करना असंभव है, क्योंकि ये प्राकृतिक वनस्पति की संरचना के मूल घटक हैं। क्योंकि वनों में ही प्राकृतिक वनस्पति की विद्यमानता पाई जाती है, तो इन दोनों को अलग नहीं, वन और प्राकृतिक वनस्पति को हम अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते। वनों में हम प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक वनस्पति में हम वनों का अध्ययन करेंगे। अतः वनों का अध्ययन प्राकृतिक वनस्पति के साथ ही करते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान भौगोलिक विविधताओं के कारण सर्वत्र समान प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती।
हमने आपको भूगोल की परिभाषा में बताया था कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान है और उसमें प्रत्येक प्रकार की विभिन्नता एक सूक्ष्म स्तर पर जांची थी कि यदि हम एक गांव की भी चर्चा करें तो उसके विभिन्न एरियो में जो वनस्पति पाई जाती है, यदि हम तहसील की बात करें, जिले की बात करें, तो उसके विभिन्न एरियो में विशेष प्रकार की वनस्पति का पाई जाती है। कहीं पर मान लीजिए हम नीम अधिक पाया जाता है तो किसी एरिया में बबूल अधिक पाया जाता है, तो किसी में पीपल अधिक पाया जाता है, चाहे आम है। तो ये उस अंतर हमें एक ग्राम के लेवल पर, एक तहसील या जिले के लेवल पर भी देखने को मिलता है। तो सर्वत्र उसमें तो जैसी जलवायु कंडीशन है, प्राकृतिक दशाएं हैं, उसके अनुसार वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। वनस्पति का प्रकार जलवायु दशाओं तथा उच्चाओं से प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित रहता है। इसी कारण भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर वर्षा एवं तापमान में क्रमशः कमी आने के कारण वनस्पति की प्रवृत्ति बदल जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो वनस्पति में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। इसी प्रकार उच्च तापमान एवं पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित होने पर, ऊंचाई पर जाने पर उच्च अक्षांशों के सदृश वनस्पति, और जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो क्योंकि तापमान कम होता जाता है, उधर हम भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों पर, तो उधर भी तापमान कम होता जाता है, तो वहाँ पर भी वनस्पति में समानता या सदृशता मिलती है। उदाहरण हिमालय 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वनस्पति पाया जाता है। इसी प्रकार जलवायु, धरातलीय दशाओं, भौगोलिक स्थिति, जल की उपलब्धता आदि कारकों के आधार पर पृथ्वी की संपूर्ण वनस्पति को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला इसका प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, हम पृथ्वी को विभिन्न जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा के आसपास में आपका उष्ण कटिबंध है, फिर आपका शीतोष्ण कटिबंध है, फिर शीत कटिबंध है, ध्रुवों पर जाकर, तो उस आधार पर इसे वनस्पति या हम उसको भी हमने डिवाइड किया है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसमें आते हैं अमेरिका में अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन एवं इंडोनेशिया के सुमात्रा एवं बोर्नियो द्वीपों तथा मलेशिया में पाया जाता है। ये क्षेत्र 10 डिग्री अक्षांशों के अंतर्गत मोटे मोटे पाए जाते हैं। इस प्रदेश में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा इस यहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पर विषुवत रेखीय उसका प्रभाव पाया जाता है। अधिक तापमान रहता है, अधिक वर्षा होती है। यहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा तापमान वर्ष भर 20 डिग्री से अधिक रहता है, 20 से कम आता ही नहीं है। उत्तरायण दक्षिणायन जब भी होता है तो भी यहाँ पर 20 से अधिक ही रहता है। इस क्षेत्र में पेड़ पौधों के विकास हेतु अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। वृक्षों में आबनूस, आयरनवुड, रोजवुड, ताड़, महोगनी, रबड़, सीबा, पारानट, आयलपॉम आदि वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार आता है मानसूनी पतझड़ वन। जैसा कि इसके नाम से ही जानता है कि जहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। और इसके अलावा भी मानसूनी वन क्षेत्र का विस्तार 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में स्थित पश्चिम द्वीप समूह, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी चीन आदि देशों में पाया जाता है। यहाँ 90% वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा होती है, क्योंकि इसी कारण से उसका नाम मानसूनी प्रदेश पड़ा है। औसत तापमान गर्मियों में 27 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 10 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। मानसून क्षेत्र के वनों में सर्दियों की शुष्क ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इन्हें पतझड़ क्यों कहते हैं? कि जैसे ही सर्दियाँ खत्म होती हैं, गर्मियाँ प्रारंभ होती हैं, तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं वाष्पीकरण कम करने के लिए।
यहाँ मुख्यतः सागवान, साल, बरगद, पीपल, गूलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैग्रोव, प्लास, सैमल आदि वनस्पति पाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बबूल, धोकड़ा, इमली आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें भी जहाँ पर वर्षा कम होती है तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। जहाँ जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, सवाना वनों का विस्तार दोनों गोलार्ध में 8 से डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। हम दोनों गोलार्धों में 8 अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश तक इन वनों का विस्तार पाया जाता है। सवाना शब्द की उत्पत्ति JAVANA जवाना से हुई है, जो एक स्पेनिश शब्द है। इसका अर्थ घास का मैदान होता है। इस स्पेनिश शब्द का इस सवाना का मतलब है कि यहाँ ये एक घास का प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर घास अधिक उगती है और उसी ये शब्द स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है घास का प्रदेश। सवाना घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इस घास को भी अलग अलग बेल्टों में अलग अलग नामों से हम पुकारा जाता है। जैसे ब्राज़ील में इसको कंपोज कहते हैं, ओरेनिको में लानोज, पूर्वी ब्राज़ील में कटिंगा कहते हैं। सवाना घास के क्षेत्र महाद्वीपों के मध्य भागों में पाए जाते हैं और विशेषकर भी जो भी महाद्वीप हैं उसमें घास की उपस्थिति मिडिल उसमें, क्योंकि आसपास में समुद्र का प्रभाव रहता है, अधिक वर्षा होती है, तो ये मिडिल जो महाद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। औसत तापमान 32 से लेकर 18 सेल्सियस तक रहता है इन प्रदेशों में। वर्षा का औसत भी 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर होता है। सवाना क्षेत्र में केवल घास ही उगती है, पेड़ों का विकास नगण्य होता है। सवाना वनस्पति क्षेत्र का विस्तार अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये वनस्पति वितरण को दिखाया गया है। जैसे आपके उष्णकटिबंधीय आपके वनस्पति है, शीतोष्ण वन है, ये आपके बोरियल वन है, भूमध्य सागरीय वन है, उष्णकटिबंधीय सावाना प्रदेश है, घास प्रदेश है, मरुस्थलीय वनस्पति है जो मरुस्थलों में इसकी उपस्थिति पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति है जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, पर्वतीय वनस्पति है जो भी आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वो हिमालय है, चाहे राकीज है, एंडीज है, आपके एटलस पर्वत है, तो इन क्षेत्रों में इस मानचित्र के द्वारा कौन सी वनस्पति के प्रकार को माया मैप के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट आता है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भाग के देशों में पाया जाता है। भूमध्य सागर के तटवर्ती देश स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इजराइल, तुर्की, लीबिया, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य, दक्षिण अफ्रीका का प्रायद्वीप, दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में समुद्र तटीय क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। औसत तापमान 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वर्षा का औसत 40 से लेकर 65 सेंटीमीटर के मध्य रहता है, जो 90% शीतकाल में होती है। इस क्षेत्र में सदाबहार एवं पर्णपाती ओक, बीच, पाइन, फर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। वृक्ष भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के समुद्र तटीय भागों में जैतून व अंगूर के वृक्ष बहुतायत से मिलते हैं। तो ये आपके भूमध्य सागर के आसपास में जो वनस्पति पाई जाती है उसमें इसमें अंगूर और जैतून मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे आता है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की वनस्पति। अब इस उष्णकटिबंधीय ये शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति के भी सब डिवीजन किए गए हैं। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की वनस्पति का विस्तार दोनों गोलार्धों में मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में वन एवं घास दोनों प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसको निम्न भागों में इसके और भी सब डिवीजन किए गए हैं। इसमें पहला है शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन,
शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इनका विस्तार उत्तरी अमेरिका, पश्चिम यूरोप, चीन के पूर्वी भाग एवं जापान आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें ओक, बीच, एल्म, बासवुड, ट्यूलिप, चेस्टनट, मैपुल आदि, हिकोरी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नंबर 2 आता है शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी या टैगा वन प्रदेश। टैगा वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं। टैगा वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका के कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, साइबेरिया एवं यूरोप के उत्तरी भागों में पाया जाता है। इन वृक्षों में स्प्रूस, पाइन, फर, लार्च, एल्डर, आल्म्स, बर्च, बेतुआ, पॉपुलस वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। शीतोष्ण घास क्षेत्रों का विकास 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में है। शीतोष्ण घास के मैदान महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में स्थित होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इन प्रदेशों में निम्न घासें उगती हैं। एक है प्रेरी घास, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। दूसरा स्टेपीज घास, यूरोपीय रूस, कजाकिस्तान, काला सागर व कैस्पियन सागर से पश्चिम साइबेरिया तक इसका विस्तार पाया जाता है, जिसको स्टीपी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है पंपास घास, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, यूरुग्वे के समीपवर्ती भागों में ये पाई जाती है। चौथा है वेल्श घास, दक्षिण अफ्रीका के पठारी भाग, दक्षिणी ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट व लेसोथो में पाई जाती है। पांचवा है डाउन्स घास क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग तथा तस्मानिया के उत्तरी भाग में ये पाई जाती है। छह है कैंटरबरी घास क्षेत्र, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली शीतोष्ण घास को कैंटरबरी घास कहते हैं। नंबर 6 आता है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वन केवल उत्तरी गोलार्ध या आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती। यहाँ लंबी शीत ऋतु होने के कारण केवल मांस, शैवाल, नरकुल, काई आदि किस्म की छोटी घासें पाई जाती हैं। टुंड्रा का संपूर्ण भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है या वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, और जब उत्तरायण होता है तब सूर्य ताप मिलता है, बर्फ पिघलती है, तो ये यहाँ पर आपके शैवाल और काई वगैरह वनस्पति उगती है। तापमान सदैव हिमांक से नीचे रहता है, यहाँ तापमान हिम जमाव बिंदु से नीचे रहता है। इसमें भी दो भाग हैं, एक आर्कटिक टुंड्रा, इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के भागों में पाया जाता है, और दूसरा है एल्पाइन टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा प्रदेश में स्थित पर्वत, जो पर्वतीय भाग है, जो ऊंचाई पे जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पर भी बर्फ जमी रहती है, तो पहाड़ियों पर पाई जाने वनस्पति को एल्पाइन टुंड्रा वनस्पति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रकार आता है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिम भाग में और 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, क्योंकि अधिकतर जो मरुस्थल हैं जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, और वो भी आपके 20 से 30 के मध्य, जहाँ पर वर्षा उष्ण क्लाइमेट पाई जाती है, उनमें पाया जाता है। अफ्रीका के कालाहारी और सहारा, एशिया में थार, अरब में सिकियांग और मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो का सोनोरान, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा एवं पेरू के मरुस्थल क्षेत्र प्रमुख रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में नागफनी, सेजब्रुश, क्रीपोस्ट, सैक्सोल, अकेसिया आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की छालें मोटी होती हैं, जड़ें लंबी होती हैं और पत्तियां कम एवं छोटी होती हैं, ताकि कम से कम वाष्पीकरण हो। जड़ें लंबी हैं, अंदर से इनको नमी को प्राप्त कर सकें, तो ये विशेषता इस मरुस्थलीय वनस्पति की पाई जाती है। नेक्स्ट आता है पर्वतीय वनस्पति, जो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। जिस प्रकार विषुवतरेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा,
तो उसमें भी वनस्पति में वेरिएशन देखने को मिलता है। सदाबहार से लेकर शुष्क एवं एल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। 600 मीटर की ऊंचाई पर उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो शुष्क और अर्धशुष्क झाड़ीदार एवं कांटेदार वनस्पति के समान होते हैं। उष्ण पर्णपाती वन क्षेत्र के ऊपर शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ चीड़, स्प्रूस, देवदार, फर, डगलस, पाइन आदि वनस्पति मिलती है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहाँ पर और जो शीत प्रदेशों वाली वनस्पति पाई जाती है। सागर तटीय तथा ज्वार नदमुखी वनस्पति, जो सागर तटीय या ज्वालामुखी जहाँ पर ये आपके ज्वार भाटा वगैरह आते हैं उस क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सागर तटीय या ज्वार नद, जहाँ पर नदी जाकर गिरती है समुद्र में, तो वहाँ पर भी कुछ वनस्पति विशेष प्रकार की पाई जाती है, उसको इस नाम से जाना जाता है। सागर तथा भूमि के मध्य स्थित सागर तटीय क्षेत्र प्रमुख विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो बालू का स्तूप, खारे अनूप, अंतर्ज्वारीय कीचड़ तथा समतल बालू का चबूतरों पर विकसित हुए हैं। यहाँ पर लवणता, सागरीय प्रभाव तथा ज्वार नदमुखी आवासों के उपरांत भी उच्च उत्पादकता बनी रही है। फ्लोरिडा, दक्षिण अफ्रीका की अक्वावा की खाड़ी, मलेशिया, न्यूजीलैंड में भी दलदली वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस वर्ग की वनस्पति दलदली वनस्पति कहलाती है। तो आज हमने इस वीडियो में वनों के विभिन्न प्रकार, वनस्पति की संरचना, जिसमें हम बड़े पेड़ों से लेकर काई तक का विभिन्न स्ट्रक्चर, चाहे वो घास है चाहे पर्ण है, और विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।